Hello to all of you guys. Welcome to Knowledge Decoder channel. As in the last lecture, we discussed all questions related to properties plus linear transformation. Already I discussed questions. Okay. और होप कुछ enough questions कर लिए होंगे, but you have to practice more. Okay. As I already told you कि practice जितनी ज़्यादा हो सके करो, ठीक है. So ये जो टॉपिक था मैंने ऑफिशियली तो खत्म कर दिया है, बट कोई चीज अनऑफिशियली खत्म नहीं होती, ठीक है. कैसे? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है. तो ट्राई टू सॉल्व एवरी जेई मेंस एंड जेई एडवांस प्रॉब्लम. जेई एडवांस्ड फर्स्ट ट्राई टू जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव. ओके. जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम्स हैं, एंड आई एम श्योर हर प्रॉब्लम कवर हो जाएगी, ठीक है. और जो नहीं होती है यू कैन टेल मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है. ओके. मैं उसका जो है एक अलग जो डाउट सेशन का वीडियो है मैं पोस्ट करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक. ओके. सो होप यू आर सॉल्विंग. तो जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक फ्रेश टॉपिक, यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. क्या? रिमाइंडर थ्योरम का यूज. रिमाइंडर थ्योरम का यूज डिटरमिनेंट में कैसे करते हैं, दिस इज अ फ्रेश टॉपिक. ओके. सो फर्स्ट टेल मी द सब बेसिक कॉन्सेप्ट. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे. ओके. कि जैसे अगर मैंने कहा कि अगर एफ एक्स की वैल्यू है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, ठीक है. क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स. तो इसको आप क्या बोलते हो? अगर अर्ली क्लासेस में पढ़े हो तो इसको बोलते हैं एफ एक्स हैज अ फैक्टर ऑफ एक्स माइनस ए. कि यहाँ पर एफ एक्स का जो एक फैक्टर होता है एक्स माइनस ए. जैसे अगर आप यही करते हो, मान लो अगर एफ एक्स लिखते हो, क्या लिखते हो? एफ एक्स, एफ एक्स आप लिखते हो एक्स माइनस टू, ठीक. एक लिखा आपने एक्स माइनस टू और अंदर लिख दिया कोई, मान लो एक नया फंक्शन आ गया, सॉरी ये आर एक्स लिख दिया, ठीक है. ये आर एक्स लिख दिया. तो मुझे मतलब नहीं आर एक्स, मैं कहूंगा एफ एक्स का एक फैक्टर है. एक क्या है? फैक्टर. क्या फैक्टर है उसका? उसका क्या फैक्टर है? उसका एक फैक्टर है एक्स माइनस टू, ठीक. ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी फंक्शन को जैसे चार लिखते हो आप, तो चार में क्या लिखते हो? टू इंटू टू. तो मैं क्या बोलूंगा? चार का एक फैक्टर टू नहीं है ना. बस सेम वही चीज फंक्शन में भी एप्लीकेबल होती है. और इसका मतलब एक और जो मैंने पिछले प्रीवियस ईयर में कराया भी है क्वेश्चंस में, उसके थ्रू आप एक और बेसिक चीज समझ गए होंगे कि जब मैंने प्रीवियस ईयर कराया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स है, तो एफ एक्स को ये भी बोल सकते हैं कि एफ एक्स डिविजिबल भी है ना. एफ एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए. इस हिसाब से ये एफ एक्स को दो तरीके से बोल सकते हैं कि एफ एक्स का जो एक फैक्टर होगा एक्स माइनस ए और एफ एक्स डिविजिबल होगा एक्स माइनस ए से. तो दो तरीके हैं इसको कहने के, ठीक है. तो ये बस मैं ऐसे ही बता रहा था थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए. अभी देखो हमारा यहाँ पे मोटो ये नहीं है कि रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बड़ी डिटेल जानने का. यहाँ पर है कि देखते हैं डिटरमिनेंट में कैसे क्वेश्चन अप्लाई होते हैं, ठीक है. तो किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसे कि इसका मतलब ये भी होता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है जी एक्स, ठीक है. मतलब अगर एक्स माइनस ए एक फैक्टर है, ठीक है. एक्स माइनस ए अगर एक फैक्टर है, जैसे मैंने बताया, इसका मतलब यही है फैक्टर है. इसका मतलब यही है कि ये फैक्टर है. तो अगर x माइनस एक फैक्टर है, तो बताओ अगर मैं x बराबर a इसमें पुट कर दूं, किसमें? ऊपर दिए हुए फंक्शन में. ये जो दिया हुआ है ये पूरा का पूरा इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? x बराबर a पुट करो तो हो जाएगा f ऑफ a, ठीक. और राइट साइड में तुम्हारा आ जाएगा a माइनस ए सम और इंटू जी ए. मैं लिखना नहीं चाह रहा था बट आपको पता चल जाएगा कि राइट साइड में जीरो आने वाला है, ठीक है. बता दे रहा हूं ऐसे एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए. a माइनस ए इंटू जी ए, ठीक है. और a माइनस ए जीरो आ गया तो एफ ए की वैल्यू जीरो आ गई. इसका मतलब समझे क्या? इसका एक और मतलब समझा रहा हूं कि दिमाग में सब चीजें रखते जाओ कि मतलब क्या होता है कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर होगा तो एफ ए की वैल्यू जीरो होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है. और पता होगा तो कोई बात नहीं कि अगर x माइनस ए एक फैक्टर है, लिखा है वैसे मैंने, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं होती है. ऑलरेडी मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस प्रॉब्लम सॉल्व करो वीडियो पॉज कर करके, बस टाइम भी बचेगा, ठीक है. फालतू का यहाँ बैठ के लिखने से क्या फायदा है जब थ्योरी नोट्स आपको अलग से मिल ही रही है.
क्वेश्चन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में थ्योरी लिखने को नहीं आती ना एडवांस में लिखने को आती है। किसी भी एंट्रेंस में थ्योरी लिखने को तो नहीं आती है, और बोर्ड में भी आजकल थ्योरी पूछना बंद कर दिया है कि नहीं। तो क्यों टाइम वेस्ट करना, और थ्योरी तो ढेर सारी वैसे ही किताबों में मिल जाती है। तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूं अगर एफ एक्स डिविजिबल है एक्स माइनस ए से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x बराबर a पुट किया तो एफ ए इज इक्वल टू 0 आता है। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू वी गेट इज इक्वल टू 0, क्या मतलब वी गेट फंक्शन की वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ए, ठीक है, ये हमने 0 पाया। तो मतलब अगर x माइनस ए डिविजिबल है या x माइनस एक फैक्टर है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर x बराबर a पुट करेंगे तो उस फंक्शन एफ ए की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब जो भी फंक्शन है उसमें जो डिविजिबिलिटी वाला जो फैक्टर है उसमें अगर यही मतलब अगर x माइनस ए है तो मतलब इसको बराबर 0 कर दो पहले, समझो यार। तो x बराबर a आया, तो जो भी आया अगर इसको फंक्शन में तुम रखोगे तो वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। यही होता है कि अगर किसी पॉइंट से डिविजिबल है तो, ठीक। तो ये पॉइंट समझना जरूरी था। अब देखो भी क्वेश्चन में जब तक अप्लाई नहीं करूंगा, जब तक क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं करूंगा कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब हो सकता है कुछ समझ में आ ही गया हो तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज क्वेश्चंस में जब अप्लाई होगा तो कॉन्सेप्ट्स बड़े आसानी से क्लियर होते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो मारो रट्टा दिन भर। अब जैसे मैंने क्या बोला, या मैं कह रहा हूं अगर मान लो कोई फंक्शन है उसमें मैंने क्या बोला, अगर a बराबर b भी रख दिया, ठीक है। अब क्या रखा मैंने, a बराबर b रख दिया। जैसे अब ये फंक्शन है, अब तुमने क्या लिखा, एफ ए बराबर 0 है, ठीक है। अब देखो इसमें भी अंदर दिखाता हूं, अगर इसमें a बराबर में b रख देता हूं और मुझे क्या मिल गया, और मुझे अगर f ऑफ a 0 मिल गया तो बताओ क्या होगा इसका मतलब। इसका मतलब है a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये a बराबर b, तो जो a माइनस बी वाला पार्ट होता है इसको इधर खींच के लेके चले आओ, मतलब अगर इसको यहां लेके चले आओगे तो आ जाएगा क्या, a माइनस बी जो है एक फैक्टर हो गया फंक्शन का। जैसे अभी एक और, अगर a बराबर 3 भी रखोगे और तुमको वैल्यू फंक्शन की 0 मिल रही है तो a माइनस 3 भी फैक्टर हो जाएगा। अगर a बराबर माइनस बी रख रहे हो तो इस बार a प्लस बी फैक्टर हो जाएगा। ये सब कैसे पता करते हैं, बस इसको इसके लेफ्ट साइड में लेके चले आओ और ये 0 को तुम छोड़ दो, 0 को ध्यान नहीं रखना कि क्या है। जैसे a बराबर क्या है, a बराबर 3 भी है तो a माइनस 3 भी, ठीक है, बराबर 0 ये आया। तो मुझे मतलब नहीं बराबर 0, मैं कह दूंगा ये जो पार्ट आया ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। समझो यार, बस बहुत बेसिक चीजें। अगर a बराबर माइनस बी है तो a प्लस बी ये फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा फंक्शन का, क्योंकि इसको यहां लेके चले आओ तो साइन के साथ क्या आ गया, a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो पार्ट हो सकता है थोड़ा समझ में आया हो, नहीं तो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करूंगा, क्योंकि ज्यादा थ्योरी समझने की जरूरत कभी कभार उतनी नहीं होती है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ऑलरेडी इसको आपने तीन दो मेथड से बनाया होगा, हाँ। चलो एक मेथड से और ट्राई करते हैं दिमाग खोलने के लिए, ठीक है। इसको आपने ऑलरेडी बहुत मेथड से बनाया, मुझे पता है ये बात, इसको मैंने प्रूफ कराया। फिर इसकी मैंने जब क्या बोलते हैं कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट थे तो वहां भी इसकी मैंने वैल्यू बताई थी कि ये दिमाग में रखनी है। और उसके बाद इसको ऑलरेडी मैंने क्या कहा था, इसको चाहे C1 से C1 माइनस C2 कर लो, ये कर लो, जैसे भी ऑपरेशन लगाना है, C1 माइनस C2 एंड C2 को C2 माइनस C3 कर लो, ठीक है। और मैं बताया वैसे प्रॉपर्टी जो पढ़े वही देखें भाई, ये जो प्रॉपर्टी नहीं पढ़े पहले फर्स्ट लेक्चर पे जाए, अदरवाइज समझ में कुछ नहीं आने वाला, बता दे रहा हूँ। हर टाइम बात एक ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक 0 यहाँ मिल जाएगा, एक 0 यहाँ मिल जाएगा, और एक पार्ट जो बचेगा उसके अलावा एक्सपैंड करके वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं, अब देखो इसको रिमाइंडर थ्योरम से कैसे देखते हैं। अगर मैं इसको बोलता हूं प्रूफ करो, ठीक है, तो आपने तो एक तरीके से ये प्रूफ कर सकते हो। एक तरीका और देखो कि अगर एक तरीके से और आपको प्रूफ कर सकते हो रिमाइंडर थ्योरम से, पूछो कैसे। तो अगर आपको मैं बोला ये बराबर ये प्रूफ करो, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, लेफ्ट साइड का डिटरमिनेंट ले लूंगा, ठीक है। इस बार लीनियर ट्रांस, देखो एग्जाम में अगर आया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो पहले प्रायोरिटी देना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज का यूज करके, ठीक है, प्लस प्रॉपर्टी, इससे जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। बट कभी कभार अभी देखना डिटरमिनेंट का भी आगे यूज होगा, लेकिन अभी ये दिखा रहा हूँ कि कैसे इसमें भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में एक और तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आपका दिमाग खुले बस इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला कि 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है डेल्टा की वैल्यू, ठीक है, ये डेल्टा की कुछ वैल्यू है। अब मैंने क्या कहा, अगर इसमें मैं एक चीज ऑब्जर्व करूं,
अगर मैं a बराबर b रख दूं, क्या रख दूं, a बराबर b रख दूं, एक बार रख के देखो ना, इसमें रख के देखो, जहां भी a दिख रहा है वहां b रख दो, तो पता क्या है डिटरमिनेंट बन जाएगा, बनाओ। 1 a बराबर b रखा हूं, ठीक है, इसको यहां मैंने लिखूं, यहां लिख दे, देखो ध्यान दो, यहां लिखा है मैंने कि a बराबर b रखता हूं, देखो क्या बनेगा, a की जगह b तो b, और यहाँ पे क्या आ गया, a की जगह b तो b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर की जगह। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब अगला क्या है, 1b स्क्वायर है तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और अगला क्या आ गया, 1c एंड c स्क्वायर, ठीक है ना, c स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ गया। अब एक चीज देखो, तुम यहां से क्या दिखा रहा हूं, एक मिनट देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज ये देखो, ये जो कॉलम है और ये कॉलम क्या आया, सेम आ गया, मतलब जब मैंने a बराबर b पुट किया तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, अगर दो कॉलम सेम है तो बाई प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे उनको समझ में आ रहा, अदरवाइज आप पहले फर्स्ट लेक्चर पे जाओ, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा है यहाँ पे कोई मतलब नहीं वरना देखने का, टॉपिक काफी आगे निकल चुका है, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से जाओ। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया, और डेल्टा इज इक्वल टू 0 आया तो मैंने अभी अभी बताया रिमाइंडर थ्योरम से, क्या अगर a बराबर b पुट करने पर, ये मान लो डेल्टा, डेल्टा कोई फंक्शन है समझ लो, फंक्शन समझो चाहे जो समझो, फंक्शन समझ लो, तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो इसका एक फैक्टर क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो जाएगा, क्या फैक्टर हो जाएगा डेल्टा का, a माइनस बी एक फैक्टर हो गया। ठीक, a माइनस बी एक फैक्टर हो गया, मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा को हम लिख सकते हैं, सॉरी, डेल्टा को हम एक तरह से लिख सकते हैं, अगर a माइनस बी एक फैक्टर हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा को लिख सकता हूं a माइनस बी टाइम्स समथिंग, कुछ भी लिख दूंगा, इनटू भी समथिंग लिख देता हूं, मतलब कुछ कुछ है, मुझे नहीं मालूम आगे क्या है, ठीक है, समथिंग। तो a माइनस बी वाला पार्ट आ गया, देखो a माइनस बी वाला पार्ट निकाल लिया। अब अगला दिखाता हूं क्या, ठीक है, तो ये आपका आ गया a माइनस बी एक फैक्टर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखो एक चीज और देखो, इसी तरह से अगर मैं b बराबर c पुट कर दूं, क्या b बराबर अगर c पुट कर देता हूं डेल्टा में ही, तो डेल्टा की वैल्यू पता क्या आएगी, देखो रखो पुट करो, 1a स्क्वायर, तो चाहे c की जगह b पुट कर दो चाहे b की जगह c पुट करो, एक ही बात है, चलो मैंने b की जगह c पुट कर दिया, तो 1 b की जगह c पुट करो तो c, और इस b की जगह c पुट करोगे तो c स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 1c c स्क्वायर, ठीक, और ये वैल्यू क्या आ गई बताओ, इस बार ये कॉलम और ये कॉलम क्या आया सेम, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, और 0 आ गई तो क्या इस डेल्टा का एक और फैक्टर मिला, क्या b माइनस सी भी एक फैक्टर हो गया, तो डेल्टा का एक फैक्टर क्या आ गया b माइनस सी, और ऊपर से मैंने निकाल ही लिया है a माइनस बी भी एक फैक्टर है, तो मैंने लिख दिया b माइनस सी और a माइनस बी, दो फैक्टर मुझे मिल चुके हैं, तो दो फैक्टर मैंने लिख दिए, और मैं इनटू समथिंग लिखा हूं, अभी मुझे नहीं मालूम, ठीक है, और बाकी ये मैंने समथिंग लिख दिया, ठीक है, तो b माइनस सी a माइनस बी लिख दिया। अब मैं अगला दिखाता हूं, अब मैं एक और चीज दिखाता हूं, मैं यहां तक तो पहुंच गया, अब अगर मैं एक और करता हूं तो मुझे b माइनस सी और a माइनस बी दो फैक्टर मुझे मिल चुके, देखो a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा और b माइनस इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। अब अगर मैं एक और चीज पुट करूं, ऑब्जर्व करो, c बराबर अब a पुट कर देता हूं इस बार, ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी 1, c बराबर a पुट किया ना, चलो यहीं पे पुट कर देता हूं, सॉरी एक मिनट यार, तो ये देखो यहाँ पे मैं c बराबर a पुट किया तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, चलो a की जगह इस बार c यहीं पुट करता हूँ ना, c यहीं पुट कर देता हूँ, क्यों 1c c स्क्वायर, कहीं भी कैसे भी करो मेरी मर्जी है कि नहीं, तो उससे कोई टेंशन नहीं होगा, तुम चाहे वहां c कर दो, b वहां लिख दो, चाहे c को यहाँ लिख दो, 1c c स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आ गया। इस बार क्या ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ये दोनों सेम हो गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 0, तो c बराबर a आया, तो इसका मतलब क्या ये c माइनस ए भी एक फैक्टर हो गया, तो ये तरह c माइनस ए भी एक फैक्टर हो गया, यहां से मैंने एक और फैक्टर निकाल लिया c माइनस ए,
ठीक है, तो देखा जाए तो एक चीज बताता हूं, यहां से मैंने कितने फैक्टर निकाल लिए हैं। यहां से मैंने ये 3 फैक्टर निकाल लिए डेल्टा के। देखो डेल्टा के अभी तक मैंने 3 फैक्टर निकाले हैं, a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कुछ और भी तो आ सकता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी नहीं जान जाएंगे। समथिंग, तुम बोल रहे हो समथिंग, ठीक है, समथिंग में क्या आ सकता है मैं बता देता हूं। तो तुम लोग सोच रहे हो कहीं एबीसी का टर्म इस समथिंग में तो नहीं आएगा। ये जो समथिंग मैंने लिखा है मतलब अभी जो कुछ और बाकी उसमें कहीं एबीसी के टर्म तो नहीं आएंगे। तो ये चीज पता कैसे कंफर्म होगी, अब इसके लिए मैं बताता हूँ। एक चीज ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। अब एबीसी के अगर टर्म आ रहे हैं या नहीं आएंगे, मतलब कहीं जो समथिंग में ऐसा ना आ जाए कि ए प्लस बी प्लस सी या ए माइनस बी टू सी टाइप का, तो कैसे जानेंगे। तो उसके लिए पता क्या करना होता है, जो डिग्री होती है, डिग्री डिटर्मिनेंट की जो डिग्री होती है, मतलब वेरिएबल्स का जो पॉलिनोमियल अंदर बनेगा उसकी डिग्री चेक करनी होती है, ठीक है। वो कैसे चेक करोगे, तो इसमें क्या करो, जितने भी वेरिएबल समझ लो, मतलब ए बी और सी, ये आपके यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए बी सी के जितने भी डिग्री हैं ऊपर, मतलब जो भी पावर बन रही, मान लो इसका एक्स बना, इसका वाई बना, इसका जेड बना है, तो जो भी टोटल पावर मैक्सिमम पावर होगी वही आपको बताना है। अब वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। उसके लिए आप डायगोनल एलिमेंट देख लो, ठीक है, या तो डायगोनल एलिमेंट देख लो। डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये आपका है 1bc²। तो यहाँ पे अगर ए बी सी की पावर देखो तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे मतलब किसी की भी पावर 0, तो 1 पे तो कोई पावर नहीं होती वेरिएबल की, तो 1 मतलब यहाँ पे 0 पावर हुई। बी पे कितनी पावर है, बी पे बी की 1 पावर है, और सी पे कितनी पावर है, सी की 2 पावर है। तो 2 प्लस 1 कितना, 3, कितना हुआ 3, ठीक है। मतलब इसकी मैक्सिमम जो डिग्री हो सकती है वो कितनी होगी, सॉरी वो कितनी होगी ये बताओ। बस मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, ये करना जरूरी क्यों होता है, बस आप एक बार में झटके में चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे a² होता, सोचो अगर यहाँ a² था तो डिग्री कितनी होती, तो बोलते ये 2 है, ये 1 हुई, 2 1 3 और 1 2 5, तो बोलते 5 डिग्री हो गई, ठीक। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका, सॉरी यहाँ पे आपका है 1, तो 1 तो कोई डिग्री नहीं होती, 1 मतलब 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री मतलब आपका सिर्फ एक ये और एक 2, 3 डिग्री का आपका बन रहा है। पॉलिनोमियल बनेगा एबीसी में जो भी बनेगा मैक्सिमम, ठीक है, एबीसी में जो भी बनेगा 3 डिग्री का। और एक बात बताओ, मैंने डेल्टा की कितने फैक्टर्स निकाल लिए हैं बाई ऑब्जर्वेशन, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए। एक बात बताओ ये कितना डिग्री फैक्टर है, ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसको आप बोलते हो लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये कितना 1 डिग्री का एक खुद हो गया, b माइनस सी 1 डिग्री का, और c माइनस ए 1 डिग्री का। ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम देखो a इंटू बी मान लो समथिंग आ गया, और जब बाद में फिर ये तीनों ब्रैकेट ओपन करोगे तो मैक्सिमम टर्म जो आता है वो ए बी सी टाइप का या 3 डिग्री टाइप का आएगा, ठीक है। कितना, क्योंकि a पे कितनी पावर है 1, b पे 1, c पे 1, ठीक है, तो ये 3 डिग्री टर्म आएगा, ये भी 3 डिग्री टर्म आएगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए, अगर 3 डिग्री टर्म मेरा ऑलरेडी आ चुका है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 3 डिग्री है, तो ये जो डेल्टा की वैल्यू आएगी a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक, b माइनस सी, c माइनस ए, इसमें अगला कोई भी टर्म अगर मैं मानता भी हूं, ठीक है, अगर अगला कोई और समथिंग है तो उस समथिंग में जो भी है वो ए बी सी वाला टर्म तो नहीं आएगा। अब मतलब ए बी सी का कोई टर्म नहीं आएगा, ठीक है, तो ए बी सी का कोई टर्म नहीं आएगा। मान लो कोई कांस्टेंट नंबर आ सकता है, ठीक है, ये के क्या है, ये के कोई कांस्टेंट नंबर है, के कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, क्या है कांस्टेंट नंबर, क्या आप लिख लेना, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। तो मैंने क्यों बताया ये कि ये क्यों ऐसा हमको चेक करना है, ये हमको ऐसा क्यों चेक करना है डिग्री वगैरह,
क्योंकि आपको क्या पता कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ तो आपको प्रूफ करना है, इसलिए आपको पता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में दे देता कि रिमाइंडर थ्योरम से ही बताओ कि क्या आएगा, वैसे इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ दिमाग खोलने के लिए आपको कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इसकी डिग्री है वो कितनी है। इसकी तो 3 है। अब ऐसे ही तुम देख लो यार, ये कौन सी बड़ी बात होती है। एक्स वाई अगर इंटू जेड माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी अगर तुमको बताना है कि मैक्सिमम डिग्री कितनी जाएगी एक्स वाई जेड की टोटल पॉलिनोमियल में, तो एक्स में 1 है, वाई में 1 है, जेड में 1 है, तो 3 डिग्री मैक्सिमम जा सकती है। ठीक है, 3 डिग्री का फैक्टर मैक्सिमम बन सकता है। ठीक है, ये तुम बोल सकते हो। तो इसी तरह से a माइनस बी, बी माइनस सी में तो ए और बी और सी की जो मैक्सिमम डिग्री जाएगी पॉलिनोमियल की, वो 3 डिग्री जाएगी। ठीक है, कितनी? 3 डिग्री जाएगी। और डिटर्मिनेंट में कितनी जा रही है ये भी चेक करो। डिटर्मिनेंट में कैसे चेक कर लोगे? सीधी सी बात है, डायगोनल एलिमेंट पे चले जाओ। ठीक है, वरना तुम इसको ओपन करोगे, तुम देख लोगे जो भी डिग्री बनेगी वो 3 पे ही बनेगी। तो b इंटू सी स्क्वायर मतलब 3 डिग्री की मैक्सिमम बनेगी। तो जो भी अब टर्म आएगा इसके अलावा, मान लो समथिंग मैंने कुछ लिख दिया, क्योंकि मुझे क्या पता है इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है, तो इतना तो पता है वो एबीसी का टर्म नहीं आएगा। तो अगर एबीसी का टर्म नहीं आएगा तो किस तरह का टर्म आ सकता है? तो डिटरमिनेंट में और कोई तो वैल्यू है नहीं एबीसी के अलावा, इसका मतलब सिर्फ कांस्टेंट आ सकता है, कांस्टेंट नंबर। अब कांस्टेंट नंबर कुछ भी आएगा तो कोई डिग्री थोड़ी नहीं होती है उस पर। कांस्टेंट नंबर 1 आए, 2 आए, -7 आए, 4 आए, 3 आए, 5 आए, वो सब पे 0 डिग्री मानी जाती है। ठीक है, वो सब पे क्या होती है? 0 डिग्री मानी जाती है। उनका कोई एबीसी की, क्योंकि उसमें कोई एबीसी का टर्म तो है नहीं, ए बी या सी का कोई टर्म तो है नहीं, तो वो 0 डिग्री वाले टर्म हो गए। ठीक है, आपके एबीसी के रिस्पेक्ट में। ये समझना बहुत जरूरी है, कंफ्यूज मत होना। बस इतना ही समझ लो कि अगर ये 3 आया तो अब अगला जो पार्ट आएगा वो कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, बट एबीसी का टर्म नहीं आएगा। ठीक है, ये जानना क्यों जरूरी था बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं सब कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मुझे वो समझ में आया होगा, थोड़ा सा समझ में आएगा तो अच्छी बात है, अभी और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू। तो डेल्टा की जो वैल्यू आई वो अगर मैं कहूंगा कि a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आई, और इंटू मैंने k क्यों लिख दिया इस बार? तुम सोच रहे हो कि एबीसी का टर्म तो नहीं लिखा इसमें, अब ऐसे तो लिख सकता था a प्लस बी प्लस सी इंटू के लिख देता, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता चल गया 3 डिग्री टर्म तो एबीसी का कोई टर्म नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 डिग्री सेट है इतने के अंदर में, इधर भी इतने के अंदर में 3 डिग्री सेट है, तो 3 डिग्री अब एबीसी का कोई टर्म नहीं आना है। जो भी आ गया कांस्टेंट नंबर है, हो सकता है कांस्टेंट नंबर की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 आ गया तो सेम का सेम आ जाएगा, मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे कांस्टेंट नंबर मानना पड़ेगा। क्योंकि फैक्टर थ्योरम के थ्रू आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि सिर्फ इतना ही आएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। कुछ कांस्टेंट नंबर भी तो आ सकता है भाई। जैसे अगर किसी फैक्टर का, जैसे कोई फंक्शन है, अगर आपने उसको बोला कि उसका फैक्टर x माइनस टू है, सिर्फ x माइनस टू एक ही फैक्टर है, तो क्या आप बोलोगे इसका आंसर fx इज इक्वल टू x माइनस टू हो जाएगा? क्या 2 इंटू एक्स माइनस टू नहीं हो सकता? क्या 3 इंटू एक्स माइनस टू नहीं हो सकता? ये भी तो, इसमें भी तो फैक्टर है, ये भी तो सेम कंडीशन प्रूफ करेगा कि fx का फैक्टर इस केस में भी x माइनस टू है। क्या 7 इंटू एक्स माइनस टू नहीं हो सकता? बोलो, क्या -1 इंटू एक्स माइनस टू नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है भाई, जब तक कि मुझे और कुछ पता न हो इसके बारे में, का तो इन्फॉर्मेशन कि x माइनस टू के साथ में क्या आएगा, मैं ये नहीं बोल सकता सीधे सीधे फैक्टर थ्योरम से कि x माइनस टू के बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर मुझे इसकी डिग्री भी कंफर्म हो गई तो मुझे कांस्टेंट नंबर का भी पता लगाना पड़ेगा। और अब देखो उसका पता कैसे लगाते हैं, बहुत आसान है। क्यों? मैंने इसको इतना बराबर इतना लिख दिया, यहां तक कोई समस्या? होप कोई समस्या नहीं हुई होगी इस पॉइंट तक। ये जो मैंने लिखा है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू के बराबर, ये यहाँ तक अगर कोई समस्या नहीं, तो अब के निकालना कितना जादुई काम है, क्योंकि इतनी जगह निकालते आए हो कि यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। पूछो कैसे? बस सब्स्टिट्यूशन, ठीक वाला सब्स्टिट्यूशन करना जैसे हर बार करते हो कि a बराबर, चलो तुमने मन किया, तुमने बोला सर मैंने 0 रख दिया, बस b 0 मत रख देना। ठीक है, इस बार मतलब ऐसा रखो जल्दी से निकल भी जाए और सरल सा इक्वेशन भी बन जाए, जैसे लास्ट टाइम करते थे। तो b बराबर तुमने क्या रखा? b बराबर, चलो मैंने बोला कि 0 मत रखना। क्यों? क्योंकि ये 0 नहीं तो 0, तो के ही खत्म कर डालोगे। अगर तुमने 0 माइनस 0 किया तो k का टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो k कैसे निकालोगे? चलो b बराबर 1 कर दो। अब तुम सोच रहे हो चलो c बराबर भी 1 रखते हैं, थोड़ा सरल ज्यादा रहेगा, लेकिन c बराबर 1 क्यों नहीं रख सकते? चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन जहां b माइनस सी का टर्म आ गया, अगर तुमने 1 रखा तो b माइनस सी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, तो ये भी खत्म हो जाएगा और फिर तुम k नहीं निकाल पाओगे, तो तुम c की वैल्यू 2 कर दो। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं होगा, देख लो, अब प्रॉब्लम भी नहीं होगा, जल्दी से निकल भी जाएगा। a बराबर 0
ए बराबर मैंने क्या बोला, ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर 2 रख दो। तो इससे क्या होगा, ए माइनस बी 0 माइनस 1 -1, बी माइनस सी 1 माइनस 2 -1, तो -1 इंटू -1 और सी माइनस ए 2 माइनस 0 2। ठीक है, ये 3 आ गए, 3 नंबर मल्टीप्लाई में -1 इंटू 2 इंटू के, और इधर भी सेम रख देंगे ऐसे ही कि ए की जगह 0, बी की जगह 1, सी की जगह 2। तो ए की जगह 0 रख दो, तो 0 और 0 यहाँ खत्म हो गए, और बी की जगह 1, तो 1 और 1 स्क्वायर 1, तो ये 1 1 0 0, और बाकी ये 1 1 1 तो ऊपर वाले ऐसे ही सेम सेम उतरेंगे, तो ये 1 1 1 ऊपर तो ऐसे सेम आए। अब सी की जगह 2 रखा है, तो 2 की जगह ये सी का 2 और 2 स्क्वायर 4, तो 2 और 4। ठीक, और यहाँ क्या आया, -1 इंटू 2 इंटू के, ये जो लिखा है मैंने, तो -1 का +1 इंटू 2 2, मतलब ये 2 के आ गया राइट साइड में। बहुत आसान कर दिया। पूछो कैसे? ऐसे बता रहा हूं, तुमने खुद ही बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन किया है, अगर ऐसा किया होगा तो। ये कैसे हुआ अब ये बताता हूं। यहां पे क्या हुआ, यहां पर जो ये कलर लेता हूं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अब एक किसी के भी अलॉन्ग स्पेंड कर दो, फटाक से निकल आएगा वैल्यू। इसी के अलॉन्ग स्पेंड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ 2 0 मिल गए, तो कितना आ गया 4 -2, 4 -2 कितना आ गया 2, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी 2k, इधर 2k है ना, -1 2k इज इक्वल टू क्या आ गया, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 2 के बराबर, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और k अगर 1 आ गया तो पुट कर दो इसमें, ये रहा आपका k बराबर 1। तो फाइनल इसका पूरा का पूरा फैक्टर क्या आ गया, a माइनस बी और b माइनस सी, और यहां पे क्या आया c माइनस a। ठीक, ये आपका आ गया इसका फैक्टर। ठीक है, और यही तो प्रूफ करना था। इसको ऑलरेडी वैसे आप कॉलम से जानते थे, तो सोचो यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे तो मैं खुद कह रहा हूँ जानो मत ही, मतलब लेकिन ये जान लो कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को लगता है। ठीक है, क्योंकि आप इसको सोचो कि इतना लंबा करने की क्या ही जरूरत है जब मैं प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकता हूँ। सही बात है, यहाँ तो सिर्फ मैंने बताया कि इस तरह से भी हो सकता है, एक मेथड और भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जाना जरूरी होता है। अभी देखो क्यों, क्योंकि कुछ जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर प्रॉपर्टीज का यूज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वहां पर ये तो मैं इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रॉब्लम दिया था, बट इसको मैं प्रेफर करूंगा कि आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चले जाओ, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपको मैंने पीछे बताया है। अब मैं करूंगा एक नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो उसको देखते हैं कि अगर इसमें, अगर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आपने वैसे कर लिया होगा। C1 को C1 माइनस C2 से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फट से निकाल लोगे, और C2 को C2 माइनस C3 से। चलो अब इसको उससे भी निकलवाता हूँ, इसको थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम से भी निकलवाता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भैया, रिमाइंडर थ्योरम की नॉलेज रखो, बस इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, 1 1 1 XYZ, क्योंकि इसके बाद अभी कई जगह मैं आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहां रिमाइंडर थ्योरम यूज करा दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक्स पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा भी रहेगा। ठीक है, तो अभी बहुत जगह आता है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत जगह मैथ्स में आता है। ठीक है, तो देख लो 1 1 1 XYZ, x क्यूब y क्यूब z क्यूब है। ठीक है, पूछ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, इस बार आपको दिया ही नहीं है। तो पहला तो आपने मान लो मैंने निकाल के लिख दिया, वहां पे सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इस बार मैं आपको क्वेश्चन दे दिया था, वैसे ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ निकलवाने के लिए। ठीक है, मैंने नहीं दिया ये सब प्रूफ करने को, ऐसा समझ लो ये नहीं दिया है, और निकालना है। और मैं बोल रहा हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं, तो थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम से निकालो। ठीक है, ये जो लेक्चर आज का एंजॉय के लिए है कि थोड़ा मैक्सिमम नॉलेज गेन करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एक चीज देखूं कि 1 है x y z, x क्यूब y क्यूब z है, मैं बोल रहा हूँ इसके वैल्यू निकालो। चलो इसकी वैल्यू डेल्टा मान लिया। ठीक है, डेल्टा मान लिया। एक बराबर क्या करो तुम, इस डेल्टा में x बराबर y पुट कर दो। क्या, x बराबर y पुट कर दो, रख के देखो क्या मिलेगा। तुम सीधे सीधे ऑब्जर्व करो, जो प्रॉपर्टी पढ़ चुके उनसे बात करूंगा, जो नहीं पढ़े पहले फर्स्ट लेक्चर पे जाएं। तो अगर x बराबर y पुट किया तो x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, और x क्यूब की जगह y क्यूब आ जाएगा, और ये दो कॉलम सेम हो जाएंगे, डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसका मतलब x माइनस वाई एक फैक्टर हो गया। तो लो, पहला फैक्टर x माइनस वाई निकाल लिया। ठीक है, x माइनस वाई निकाल लिया, जो देखें वही लोग सोचें, बाकी लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, छोड़ो। तो पहला आ गया x माइनस वाई। अब मैं कह रहा हूँ y बराबर z पुट कर दो। कितना, y बराबर z पुट कर दो किसी में भी, y की जगह z पुट कर दो, तो ये y की जगह z पुट कर दो तो ये z आ जाएगा, ये z क्यूब आ जाएगा।
और ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे, 1z z क्यूब 1z z क्यूब, वैल्यू 0। तो अगर वैल्यू 0 आ गई तो y माइनस जेड एक फैक्टर हो गया। तो y माइनस जेड अगर फैक्टर हो गया तो ये मतलब इस तरह से y माइनस जेड भी एक पार्ट आ गया इसका। ठीक, अब देखो, अभी एक और निकालूंगा। अब अगर z बराबर x पुट कर दो, तो z बराबर मैंने क्या बोला है, x पुट कर दो। ठीक है, तो लो यहाँ z है, इसकी जगह x पुट कर दो, इसकी जगह x क्यूब हो जाएगा। तो 1x x क्यूब 1x x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये भी 0 आ गया। ये कॉलम सेम है ना, C3 और C1, तो वैल्यू 0, और वैल्यू अगर 0 आ गई तो z माइनस एक्स क्या, ये z माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक और फैक्टर। तो z माइनस एक्स एक और फैक्टर आ गया। ठीक है, अब बचा कुछ समथिंग। ठीक, समथिंग, अब उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए क्या सोचूंगा, डिग्री पे जाऊंगा। किस पे, डिग्री, जैसे पिछली बार गया था कि डिग्री देखेंगे पहले डिटरमिनेंट की क्या है, क्या डिग्री। ठीक है, तो बात करते हैं हम डिग्री की। अब बताता हूं डिग्री कितनी होगी। तुमने कितने डिग्री तक निकाल लिया पहले बताओ, डेल्टा की कितनी वैल्यू निकाल ली, x माइनस वाई 1 डिग्री, y माइनस जेड 2 डिग्री, z माइनस एक्स 3 डिग्री, तो टोटल 3 डिग्री तक तुमने निकाल लिया। कितना, मतलब 3 डिग्री इसका फैक्टर तुमने निकाल लिया कि 3 डिग्री तक तुम जान गए हो कि 3 डिग्री फैक्टर तो पक्का ही पक्का है। और अगर अब मैं कह रहा हूँ फुल डिग्री बताओ डिटरमिनेंट की कितनी आएगी, फुल डिग्री, तो क्या मैंने बोला, एलिमेंट पे जाओ, किसके, डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या, ये जो बीच का होता है ना डिटरमिनेंट के, जैसे भी मान लो 1 1 1 2 है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं लाइन खींच दो सीधी डिटरमिनेंट के, जो डिटरमिनेंट के थ्रू लाइन खींच दो उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट फिर से ध्यान रखो क्या होता है, फर्स्ट एकदम एलिमेंट उठाओ, उसके थ्रू ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दो जिसको बोलते हैं डायगोनल वाली लाइन, विकर्ण वाली लाइन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जो भी बोलते हैं उसको, इसके थ्रू सीधे सीधे लाइन खींचो और फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट मिला दो, फर्स्ट से लेके फर्स्ट एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट के बीच के एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, जिसको जिसको मतलब टच काटता हुआ जाएगा वही क्या हो गया, वो सारे के सारे डायगोनल पे पड़े, उसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, डायगोनल एलिमेंट कोई बहुत नई चीज नहीं होती है, सोच रहे बीच में कंफ्यूज हुए होगा इसीलिए कह रहा था। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट का तुम डिग्री चेक कर लो कितना हो गया, तो 3 है, और इधर पे कितना है, y की पावर 1 है, 3 1 4, और यहाँ पे 0 पावर है, तो कितनी डिग्री हो गई, डिग्री। फिर से देखो 4 डिग्री, कैसे, z की पावर पे कितनी है 3 डिग्री, y पे कितनी है 1 डिग्री, 3 1 4 डिग्री, कितनी 4 डिग्री 4 डिग्री, और मैंने यहाँ पे कितनी डिग्री प्रूफ की है अभी तक 3 डिग्री। और मतलब इसका मतलब इस बार नहीं है कि 3 बराबर 3 डिग्री, मतलब यहाँ पे एक और डिग्री वाला टर्म मिस है वो आएगा, तो इसका मतलब एक टर्म और आएगा जो इस बार एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेगा, क्या एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेगा। और 3 डिग्री अगर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 डिग्री का बचा, मतलब 1 डिग्री का एक फैक्टर आएगा एक्स वाई जेड का। फिर से सुनो, एक्स वाई जेड का 1 डिग्री फैक्टर आएगा इस पे, 1 डिग्री फैक्टर आएगा। ठीक है, वो बचा है, सीधी सी बात है, यहां से हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट कितने का है, डिटर्मिनेंट 4 डिग्री का है, डिटर्मिनेंट 4 डिग्री का, ये तो मैंने बता दिया। 4 डिग्री वाला 4 डिग्री के बराबर ही होगा ना, तो 4 डिग्री वाला अगर 4 डिग्री के बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 3 डिग्री तो ऑलरेडी मुझे मिल गई, 1 डिग्री का और आएगा, तो 1 डिग्री फैक्टर एक्स वाई जेड में किस तरह का आता है बताओ। अब मैं बताता हूँ किस तरह का आता है। 1 डिग्री मतलब क्या, 1 डिग्री मतलब एक्स वाई जेड में 1 डिग्री, तो एक्स वाई जेड में जब भी तुमको 1 डिग्री फैक्टर मानना होगा तो तुम मान लोगे k टाइम्स x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, ये तुम्हारा 1 डिग्री फैक्टर होगा एक्स वाई जेड के लिए, और वो भी किसमें, 1 डिग्री फैक्टर होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड में। तो मैंने ये मान लिया k टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब तो सेट हो गया ना, 1 1 2 1 3 1 4। अब k की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, तो k की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए बहुत आसान है, फिर से सब्स्टिट्यूशन करना होगा, x बराबर 0 करो, y बराबर 1, z बराबर 2 पुट करो, ये तुम्हारा काम है इस बार करना। इस तरह के कई क्वेश्चंस हो चुके हैं, कई क्वेश्चंस हो चुके हैं, सो आई विल नॉट टेल यू अगेन कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो इसमें क्या करना है, इस बार मैं पुट कर रहा हूँ, वैसे भी चलो पुट करवा देता हूँ, x माइनस वाई -1, y माइनस जेड 1 -2 -1, z माइनस एक्स कितना आ गया
z माइनस एक्स 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 0 z माइनस एक्स 2, तो 2 आ गया इंटू के और इंटू अगर x प्लस वाई प्लस जेड आया तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना आएगी 0 प्लस 1 प्लस 2 3 तो 6k इज इक्वल टू इतना आ गया अंदर, जो भी यहाँ पे भी पुट करोगे x की जगह 0 0, y की जगह 1 1 और z की जगह 2 2 क्यूब, तो 2 2 क्यूब कितना आ गया 2 और 8 आ गया, 2 क्यूब करने पे 8 आता है 2 आ गया, ये 1 1 1 एज इट इज आएगा जैसे ऊपर था, ठीक। और x क्यूब की जगह क्या आएगा 0 0 0 0 और y और y क्यूब की जगह 1 1 तो 1 1, ठीक है। यह आ गया ये वाला पार्ट, तो 6 के बराबर इतना आ गया, तो इसको एक्सपेंड करना बहुत आसान है, यहाँ इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, यहाँ पे सबसे ज्यादा 0 है तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, तो आ गया 8 माइनस 2 6, तो 6 के बराबर 6, तो यहाँ से के बराबर 1 और के बराबर 1 आ गया तो पुट कर दो इसी में, तुम्हारी वैल्यू आ गई फैक्टर की ये के बराबर 1 इस फाइनल में, तो पूरा वैल्यू क्या आ गया इसका वैल्यू आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस ए एक्स इंटू 1, मतलब 1 का मतलब कुछ होता ही नहीं है x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका फाइनल फॉर्म आ गया इस तरह से। और जो लोग और इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से करके चेक कर लेना, जो तुमको बताया गया था पूरी प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी के थ्रू, उसके थ्रू भी तुम्हारा सेम आंसर आएगा। जिनका सेम आया है दे कैन कमेंट हियर प्लीज, ठीक है। और अगर मैं प्रेफर करूंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो वो तुम इसी के थ्रू जाना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले बताया इसके थ्रू जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे बताया मैंने बस दिमाग खुलने के लिए। अभी आगे जब यूज आएगा रिमाइंडर थ्योरम का तो मैं बताऊंगा, यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया बस रिमाइंडर थ्योरम को, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा ये पार्ट। तो मतलब क्या है इसका जो अगर इसको आपको प्रेफर करूंगा, हमेशा प्रेफर करूंगा, ऑलवेज प्रेफर इन बोर्ड एग्जाम्स और जेई दोनों में, बोर्ड में तो प्रूफ करने को आएगा, तो उसमें दोनों में किसके थ्रू जाना है, दोनों में तुमको जाना है, तुमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो पीछे बताया बहुत तेज होता है उससे क्वेश्चन, ठीक है। अभी उसी के थ्रू प्रेफर करूंगा, ठीक है, उसी के थ्रू तुमको करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो होप ये जो वो लेक्चर था ये एंजॉय किया होगा तुमने, और मैं आज के लिए सिर्फ रिमाइंडर थियरी में रख रहा हूँ यहाँ तक। नेक्स्ट में हम जो पढ़ने आ रहे हैं क्या है, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन टॉपिक नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और आगे में एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, डेट का डिफरेंशिएशन तुमको बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब एक बार हम डिफरेंशिएशन टॉपिक में जाऊंगा तो एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा ये टॉपिक, एक बार फिर रिपीट करने का मतलब थियरी रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ प्रॉब्लम्स और अच्छे लेवल के लूंगा, ठीक है, वहां सिर्फ प्रॉब्लम्स चलेंगी, ठीक। अभी यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तो मैं आगे जाता नहीं हूँ, यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे क्या है कि अभी डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक पे जो है रिमाइंडर थ्योरम क्लोज है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था यही खत्म है, तो रिमाइंडर थ्योरम पे क्वेश्चंस हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आए हो एडवांस में पुराने टाइम पे, तब उसका मतलब नहीं है क्योंकि इसको ऑलरेडी आपने एक मेथड से और जान गया बनाना, तो मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा था ताकि रिमाइंडर थ्योरम का नॉलेज भी हो, और फिर रिमाइंडर थ्योरम आगे यूजफुल है ऐसी बात नहीं है, आगे क्वेश्चन सॉल्विंग में यूजफुल होगा, और देखा जाए तो आपकी सेकंड मेथड भी है, ठीक है। तो कोई ठीक ही बात है ना अगर इसको कोई दूसरे मेथड से भी जान रहे हो, ठीक है। तो होप यू एंजॉयड द लेक्चर, ठीक है, एंजॉय किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब दिस, ऑलरेडी आई एम हमेशा बता रहा हूँ कि फायदा हो रहा है तो कर दो यार, ठीक है। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। अगर क्वेश्चंस और करना है तो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, किसके लिए नीचे लिंक होगी, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम दिस, ठीक है। क्यों, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, डीपीपी के लिए, ठीक है, फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग, उसी से होगा सब कुछ, और उसके लिए क्या है डीपीपी वहां पे मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, और उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको तुम वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, तो उसकी मैं प्राइवेट वीडियोस बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोग के लिए, फालतू का मैं क्या करूंगा इतना सारा बना के, जो लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। ओके, सो होप समझ में आ गई बात, अगर समझ में आ गई तो ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, और आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं यही ओवर करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ओके।